हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गुरुत्व के अधीन गति, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरल रेखा में गति का आलेखीय विश्लेषण। ठीक है, हम देखेंगे कि किस प्रकार से गति को हम ग्राफ के रूप में दर्शा देते हैं, और हम बता देते हैं कि ये जो ग्राफ है, अगर आप इसको देखते हो तो आप बता सकते हो कि कोई कण, कोई वस्तु किस प्रकार से गति कर रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, ग्राफ देख के बता सकते हो आप कि कैसे गति हो रही है, कैसे चल रहा होगा कोई कण। ठीक है, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज को तो बहुत अच्छे से हमें सीखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से हमें इसको सीखना चाहिए। तो हम इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गति का आलेखीय विश्लेषण। ठीक है, सरल रेखा में गति हम पढ़ रहे हैं, तो सरल रेखा में गति को ही हम अपने दिमाग में रखते हुए इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो अब जो ग्राफ होते हैं, जो ग्राफीय विश्लेषण हम पढ़ने वाले हैं सरल इसमें गति में, उसके अंदर बेसिकली 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। एक तो विस्थापन और समय के बीच ग्राफ, एक वेग और समय के बीच ग्राफ, और त्वरण और समय के बीच। वैसे ग्राफ बहुत सारे बन सकते हैं, आप वेग और विस्थापन के बीच में बना सकते हो, विस्थापन वेग के बीच में बना सकते हो, त्वरण वेग के बीच में बना सकते हो, वेग त्वरण के बीच में बना सकते हो, या विस्थापन और त्वरण के बीच में, कोई सा भी आप किसी भी तरह का ग्राफ बना सकते हो। लेकिन जो मेन ग्राफ जो बनते हैं वो ये 3 जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो है, पहला है विस्थापन और समय ग्राफ, तीसरा वेग और समय ग्राफ, तीसरा है त्वरण और समय ग्राफ, जो कि ST, VT और AT के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी ग्राफीय विश्लेषण पढ़ने वाले हैं, तो ग्राफ का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है और उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो मैं पहले आपको बताता हूं कि ग्राफ में कौन से 2 बिंदु ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनका मतलब क्या होता है, उनका भौतिक अर्थ क्या होता है, और कहां पे हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं और कैसे हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक जनरल बात मैं कर रहा हूं, एक सामान्य तौर पर एक ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लेता हूं टॉपिक आप लिख लोगे, ठीक है, गति का आलेखीय विश्लेषण। मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे, मैं बिल्कुल स्टार्ट कर दे रहा हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और ये y जो है ना इस x के साथ बदल रहा है, इस x के साथ बदल रहा है, कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ बदल रहा है। ठीक है, ये ऐसे इसका फलन है, y जो है x का फलन है, और जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे रहा है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस रूप में ये बदल रहा है। ठीक है, और आपको पूछा जाता है कि इसकी ढाल क्या है, आपको पूछा गया है कि इसकी ढाल क्या है। तो ढाल क्या होती है, पहले इस चीज को हम समझते हैं। ये ढाल किस खेत की मूली है, इसको हम समझते हैं। तो ढाल जो है कि अगर आप किसी भी बिंदु पर अगर ढाल निकालना चाहते हो, किसी ग्राफ की, किसी बिंदु पर आप ढाल निकालना चाहते हो किसी ग्राफ की, तो आप क्या बोलोगे? ये थोड़ा सा ग्राफ में और अच्छा सा बना देता हूं, इसको और अच्छा कर लेता हूं, मैं इसको और अच्छा कर लेता हूं। कैसे? इस प्रकार से कि मैं पहले इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा के थोड़ा सा इसको अच्छा सा बनाना चाहता हूं, ताकि मैं अच्छे से एक स्पर्श रेखा को खींच पाऊं, मैं अच्छे से एक स्पर्श रेखा को खींच पाऊं। अगर मुझे बोला जाता है कि इस बिंदु पर आप बताओ कि क्या इसकी ढाल होगी, तो मैं क्या करूंगा? इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा को खींचूंगा, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, और ये स्पर्श रेखा जितना एंगल बना रही होगी इस अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ जितना एंगल बना रही है, उसको मैं क्या बोल देता हूं? टैन, इसको बोलता हूं थीटा, और इसका जो टैन होगा वो क्या हो जाएगा? मेरा ढाल। इसका जो टैन होगा वो क्या हो जाएगा? मेरा ढाल। तो टैन थीटा किसके बराबर है? ढाल के बराबर है। टैन थीटा किसके बराबर है? ढाल के बराबर है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ना, बिल्कुल ये जो मैंने इसको जो पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट की अब चर्चा करते हैं। इस पॉइंट की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो मान लो इस पॉइंट को बदलने में, इस पॉइंट से मतलब इस पॉइंट में अगर मैं चलूं इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट में चलने में मुझे x में कितना परिवर्तन दिखेगा? मुझे x में परिवर्तन दिखेगा dx। कितना परिवर्तन दिखेगा? dx परिवर्तन दिखेगा। और इस पॉइंट में चलने में मुझे y में कितना परिवर्तन दिखेगा? dy परिवर्तन दिखेगा। dx dy क्यों लिखा मैंने? dx dy जो है बहुत छोटे परिवर्तन है, एक पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हो, तो पॉइंट के ऊपर कितना परिवर्तन आएगा, कितना बदलाव आ जाएगा उसके अंदर। अगर मैं x में बदलाव करता तो dy में कितना बदलाव, y में कितना बदलाव आएगा? dy बदलाव आ जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या मैं इसको इस प्रकार दिखा सकता हूं? अगर dx बदलाव आया है, ठीक है, मैं इसको बहुत जूम कर दिया, मैंने माइक्रोस्कोप लगा दिया इसके अंदर। ठीक है, अगर ये dx बदलाव आया है तो ये dy बदलाव होगा। ठीक है, और स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार निकल रही होगी, स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार निकल रही होगी, और ये जो एंगल होगा ये थीटा के बराबर होगा, ये थीटा के बराबर होगा। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर tan थीटा किसके बराबर है, तो tan थीटा आप बोल सकते हो कि tan थीटा जो है ये dy बटे dx के बराबर है, dy बटे dx के बराबर है। ठीक है, लंब बटे आधार के बराबर तो आएगा ना tan थीटा, तो tan थीटा मेरे पास कितना आ गया? dy बटे dx के बराबर आ गया है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो ढाल है, जिसको मैं m से दिखाता हूं, किसी भी ग्राफ की ढाल को मैं m से दिखाता हूं, तो m जो है वो tan थीटा के बराबर होता है, और ये tan थीटा जो है ये dy बाई dx के बराबर भी होता है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये चीज हमें पता चली है तो ये बहुत काम की चीज है हमारे।
किस प्रकार से काम की चीज है, क्योंकि आप जानते हो अगर मैं वेग की बात करता हूं तो वेग जो होता है वो dx बटे dt के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये आपको पता है। dx dt बराबर होता है तो मतलब मुझे मेरे पास अगर xt का ग्राफ है, x और t का मेरे पास ग्राफ है, तो मैं बोल सकता हूं कि xt ग्राफ की अगर मुझे ढाल पता चल जाती है तो मुझे वेग पता चल गया। ठीक है, सीधे सीधे बोल सकता हूं अगर मुझे ढाल पता चल जाएगा xt ग्राफ की तो मैं बोल सकता हूं कि उसका वेग मुझे पता चल गया। या बात करता हूं कि अगर मेरे पास त्वरण निकालना है, मेरे पास vt ग्राफ है, तो vt ग्राफ की अगर मुझे ढाल पता चल जाए तो मुझे त्वरण पता चल जाएगा, क्योंकि त्वरण जो होता है वो dv बटे dt के बराबर हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत काम की चीज है, ढाल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की चीज हो जाती है। ठीक है, आशा कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और बात करते हैं अगली, यही ग्राफ लेते हैं हम, फिर से इसी ग्राफ को ले लेते हैं। तो यही ग्राफ क्या बोलता है हमारे पास कि ये हमारे पास y अक्ष है और ये x अक्ष है, और ये जो ग्राफ है वो इसी प्रकार से मैंने बना दिया है वापस। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया है। और मुझे बोला जाए कि इस y और x ग्राफ के अंदर अगर आपको बोला जाए कि क्षेत्रफल निकाल के बताओ, तो क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालोगे आप? तो आप बोलोगे कि ये जो y और x है, अगर मुझे x के साथ इसका क्षेत्रफल निकालना है तो x के साथ इसका क्षेत्रफल कुछ ये होगा कि नहीं होगा? x के साथ इसका क्षेत्रफल ये होगा, और इसका जो क्षेत्रफल होगा इसको मैं इस प्रकार लिखूंगा, ये जो क्षेत्रफल है ये y dx के बराबर होगा। ये y dx के बराबर होगा। y का समाकलन x के सापेक्ष अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? क्षेत्रफल मिलता है। क्या मिलता है? क्षेत्रफल मिलता है। और ये बहुत जरूरी चीज क्यों है? ये बहुत ही जरूरी चीज क्यों है? क्योंकि अगर मेरे पास xt ग्राफ हो या vt ग्राफ हो या at ग्राफ हो तो मैं बोल सकता हूं कि vt ग्राफ अगर मेरे पास लेता हूं, मैं मान लेता हूं vt ग्राफ है, तो vt ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है। ग्राफ है, ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान चीज है हमारे लिए, हम आसानी से ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वो जो क्षेत्रफल निकल गया, मुझसे पूछा गया कितना विस्थापन हुआ होगा, तो vt ग्राफ का आप क्षेत्रफल निकाल लो और जितना क्षेत्रफल आया है वो उसके विस्थापन के बराबर हो जाएगा। कितनी शानदार चीज है, कितनी काम की बात है, ये कितनी अच्छी चीज है। इसीलिए ग्राफ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ग्राफ अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो आप उसका सवाल गलत नहीं करते हो, उसको सही करके आते हो। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो गलत करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है और अपने पेपर को स्कोरिंग बनाना है। आपका पेपर ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन से स्कोरिंग बनता है। आपका एग्जाम जो होता है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाते हो ऐसे क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम ग्राफ को पढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको क्या बताई, दो बिंदु बताए, पहला तो ढाल और दूसरा बताया क्षेत्रफल। ढाल क्यों जरूरी है और क्षेत्रफल क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बताया। ढाल जो है वो dy बाई dx के बराबर है, अवकलन के बराबर आ जाती है, y का अवकलन x के सापेक्ष, और क्षेत्रफल जो है y का समाकलन x के सापेक्ष के बराबर आ जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा है तो हम आगे शुरू करते हैं अब हमारे एक एक करके ग्राफ को पढ़ना। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, शुरू करेंगे पहले भी विस्थापन समय ग्राफ। पहला ग्राफ कौन सा होगा हमारा? विस्थापन समय ग्राफ। तो देख लेते हैं हम, पहला लिख लो आप, विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। ठीक, ये टॉपिक हो गया हमारा। इधर मैंने बनाया है समय और इधर मैं बना देता हूं विस्थापन। x लिख दिया है मैंने, आप चाहो s लिख सकते हो, y लिख सकते हो, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो उसको। हम s से अब जो भी हमने समीकरण पढ़े थे उसके अंदर हमने s लगाया था, लेकिन यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सरल रेखा में गति की बात कर रहा हूँ, तो उसमें x मेरा काम चल जाता है। तो ऐसा है तो उसको लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर 3 केस बन सकते हैं। हम जो भी ग्राफ पढ़ेंगे अभी उनके अंदर 3 केस करके पढ़ेंगे। तो पहला केस, पहला ग्राफ हम पढ़ रहे हैं विस्थापन समय, उसके अंदर 3 केस, दूसरा वेग समय उसके अंदर 3 केस, और तीसरा त्वरण समय उसके अंदर 3 केस। ठीक है, और बाकी जो अलग होंगे वो उनको मैं आपको अलग से समझाऊंगा। पहला है स्थिर अवस्था। पहला कौन सा है? स्थिर अवस्था। पहला ग्राफ जो है हमारा किसका है? ये स्थिर अवस्था का ग्राफ है। ठीक है, स्थिर अवस्था। अब आप इसको ऐसे सोचो कि अगर स्थिर अवस्था है, इसका मतलब क्या हुआ है? आप जहां पर हो, जिस बिंदु पर हो, उसी बिंदु पर रुके हो। अगर आप उसी बिंदु पर रुके हो तो इसका मतलब यह है कि आपका विस्थापन नहीं हो रहा है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं बोलता हूं अगर आप x बराबर 2 मीटर पे थे, कभी किसी समय पर t बराबर 0 पे आप x बराबर 2 मीटर पे थे और आप स्थिर अवस्था में हो, तो आप t बराबर अनंत पर भी कहां पर रहोगे? x बराबर 2 मीटर पर भी रहोगे। तो ये बिंदु आपका, ये समय पर भी यही बिंदु होगा, इस समय पर भी यही बिंदु होगा, इस समय पर भी यही बिंदु होगा। तो ये बिंदु आगे चलता जाएगा, तो यही एक मेरे पास सीधी लाइन मिल जाएगी जो कि क्या दिखाएगी? स्थिर अवस्था। एक्स टी ग्राफ में सीधी लाइन अगर मुझे मिल जाती है जो कि ये टी वाले अक्ष के समांतर हो, तो वो क्या दिखाती है? स्थिर अवस्था दिखाती है। रटना नहीं है, समझना है, चीजों को समझ के करना है कि अगर ये चीज रुका हुआ है, कोई चीज रुकी हुई है, तो उसका विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन नहीं हो रहा है मतलब वो जिस जगह पर थी उसी जगह पर है। तो x बराबर 2 था, 5 था, 10 था, 15 था, 20 था, जो भी था वो उतना ही रहेगा,
बढ़ेगा उतना ही, तो एक सीधी रेखा मुझे मिल जाएगी। दूसरा केस हम क्या करेंगे, दूसरा केस हम बनाएंगे एक्सटी ग्राफ में नियत वेग। क्या बनाएंगे, नियत वेग। ये एक्सटी ग्राफ है हमारा, इसमें हम क्या बनाएंगे, दूसरा नियत वेग। ठीक है, ये नियत वेग हम लिखने वाले। तो नियत वेग में क्या देखें, किस किस प्रकार से नियत वेग होगा। अब आप जानते हो नियत वेग का कैसे बनना चाहिए, नियत वेग का ग्राफ कैसा बनना चाहिए हमको देखना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप पता करो, एक्सटी ग्राफ का स्लोप पता करो, तो आप क्या बोलोगे, एक्सटी ग्राफ है ना, तो एक्सटी ग्राफ में स्लोप जो होगा वो dx बटे dt के बराबर होगा। यही तो सिखाया मैंने आपको अभी। अगर dx बटे dt के बराबर होगा ना स्लोप इसका, तो इसका tan थीटा के बराबर भी होगा, ये tan थीटा के बराबर भी होगा। अब मैंने आपको बोला है कि dx बाई dt जो है वो v के बराबर होता है, वो होता है v के बराबर। ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, तो हमें पता है v है dx बटे dt के बराबर है, और ये dx बटे dt जो है वो tan थीटा के बराबर भी होता है। अगर ऐसा है तो हमने बोला है कि नियत वेग है, यानी कि यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये एक नियत राशि है, ये एक नियत राशि है। ठीक है, ये नियत होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से जो थीटा आएगा वो नियत होगा, वो नहीं बदलेगा। यहां से जो थीटा आएगा वो भी नियत होगा और वो नहीं बदलेगा। अगर ऐसा है, ऐसा हो रहा है, तो xt ग्राफ एक नियत वेग का किस प्रकार से बनेगा, एक ऐसी लाइन जिसका थीटा नहीं बदल रहा हो, एक ऐसी लाइन जिसका थीटा नहीं बदल रहा हो। तो ऐसी लाइन तो यही हो सकती है, यहां से नाप लो, यहां से नाप लो, यहां से नाप लो, इसका जो एंगल आने वाला है वो थीटा ही आने वाला है। अगर ये 30 डिग्री है तो यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, अगर ये 60 डिग्री तो यहां भी 60, यहां भी 60, यहां भी 60, तो थीटा नहीं बदल रहा है। थीटा नहीं बदलने का मतलब यह है कि tan थीटा नियत है, tan थीटा मतलब dx बाई dt नियत है, मतलब v नियत है। वही हमारा केस हमने दूसरा वाला लिया है। अब ये लाइन यहां से भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, इस तरफ से भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जा सकती है। ठीक है, बस तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो ग्राफ होते हैं ये टी नेगेटिव में नहीं जाते। ये यहाँ पे जो मैंने बना दिया, खींच दिया बिल्कुल एकदम भावनाओं में बहकर, तो वो वहां पर नहीं जाएगा, टी नेगेटिव में। ऑब्वियसली हम जो हमारा समय होता है उसको हम नेगेटिव काउंट नहीं करते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर हम समय की बात चर्चा जब करते हैं तो हमारे लिए समय टी पॉजिटिव लेकर ही चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटी की। एक्सटी में अगर नियत वेग का मेरे पास ग्राफ आता है तो इस प्रकार से सीधी रेखा बनेगी जिसमें थीटा जो है वो नियत है। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई। आगे चलो अगला ग्राफ देखते हैं, अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ क्या बोल रहा है, ये अभी xt ग्राफ ही है हमारे पास, x और t। इसमें अब आ जाएगा मेरे पास नियत त्वरण। नियत त्वरण दूसरा केस क्या है, नियत त्वरण। इसको आप नोट्स बनाते जाओ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। नियत त्वरण, ठीक है, नियत त्वरण का मतलब क्या है भाई, कि नियत कैसे देखेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे समीकरण पे। दूसरा समीकरण क्या कहता था हमें, x जो है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर होता है। x जो है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, x जो है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर आता है। आप देख सकते हो इसके अंदर जो समीकरण बन रहा है x और t के बीच में, वो कैसा बन रहा है, वो समीकरण कैसा है, वो समीकरण है द्विघात समीकरण। जब भी हमारे पास द्विघात समीकरण बनता है तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, वो हमारे पास आता है पैराबोला। किस तरह ग्राफ आता है हमारे पास, ये पैराबोला। तो आप देख सकते हो जब भी किसी भी किन्हीं दो चर के बीच, चर राशियों के बीच में संबंध हो, जो फलन हो, वो द्विघात समीकरण के रूप में हो, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला तो बनेगा, लेकिन पैराबोला कैसा बनेगा, पैराबोला कैसा बनेगा वो निर्भर करेगा ए पर। किस पर निर्भर करेगा, ए पर। अब ए जो है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, ए 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तीसरा कोई केस नहीं हो सकता। ए 0 वाला केस हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमारा ये नियत वेग था, इसके अंदर ए क्या होता है, 0 होता है। तो जब भी ए 0 हो तो वो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव कैसे देखेंगे, नेगेटिव कैसे देखेंगे। जब भी पॉजिटिव होगा तो आपका पैराबोला बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से आपको पैराबोला बनेगा। ये मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स, हम पढ़ रहे थे आधारभूत गणित फिजिक्स के लिए, तब मैंने ये चीज आपको सिखाई थी कि हम किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, किस प्रकार से पैराबोला हमारा बनता है, जो हमारा जो शेप बनता है वो कब ऊपर बनता है कब नीचे बनता है, ये मैंने आपको उसमें सिखाया था। अगर नहीं आपको आता है तो आप उसको देखो, पहले जाके उसको समझो, ठीक है, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात हुई हमारे जब a हमारा 0 से बड़ा था। तो पैराबोला बनेगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसा बनेगा, अगर जब a 0 से बड़ा है तो ये ऊपर जाता हुआ पैराबोला बनेगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से पैराबोला बनेगा। और वहीं जब हमारे पास a <0 हो, यानी कि a नेगेटिव हो,
ए नेगेटिव हो तो किस प्रकार का पैराबोला बनेगा, तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह से पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कहां पर कैसा पैराबोला बन रहा है। जब ए बड़ा है ए छोटा है, ये भी नियत त्वरण वाला ही केस है, नियत त्वरण वाला ही केस है ये भी, लेकिन यहाँ पे ए कितना है, ए यहाँ पर 0 से छोटा है और यहाँ पर ए 0 से बड़ा है। ठीक है, अच्छा ये चीज हुई। इसमें देखने वाली चीज क्या है, इसके अंदर देखने वाली चीज ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर u पता करो, u कितना होगा इसके अंदर, मतलब u मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, तो आप किस प्रकार से पता कर सकते हो। तो प्रारंभिक वेग पता से आपको पता है कि जब भी मैं वेग की बात करता हूं xt ग्राफ में वेग की बात करने का मतलब यह है कि मुझे dx/dt निकालना पड़ेगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ढाल की, तो इस केस में अगर मुझे u पता करना है तो u जो होगा वो dx/dt के बराबर होगा। जबकि प्रारंभिक वेग की बात है तो प्रारंभिक बिंदु पर ही मुझे देखना पड़ेगा, यानी कि इस बिंदु पर ही मुझे। अगर इस बिंदु की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाता हूं, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाता हूं, तो वो जो स्पर्श रेखा होगी वो बिल्कुल टी के समांतर आएगी। टी के समांतर आएगी मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री का थीटा है, तो क्या हो जाएगा, m जो है स्लोप जो है वो tan 0 यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा, और ये dx/dt के बराबर होगा, और dx/dt जो है वो प्रारंभिक वेग के बराबर है। तो प्रारंभिक वेग यहां पर कितना आएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। तो आप पैराबोला को देखकर बता सकते हो कि प्रारंभिक वेग कुछ है या नहीं है, उसका कुछ मान है या नहीं है। और अगर u0 नहीं होता, इसमें अगर u0 नहीं होता तो किस प्रकार से पैराबोला बनता, वो भी देखो किस प्रकार से पैराबोला बनता। अगर u0 नहीं होता तो कैसे पैराबोला बन सकता था, इसमें कुछ इस प्रकार से पैराबोला बन जाता, यहां से कुछ ऊपर उठता हुआ। देखो अब यहां पर कुछ, अगर आप स्पर्श बिंदु अगर आप स्पर्श रेखा बनाते हो मूल बिंदु पर, तो आप देखोगे कुछ एंगल थीटा लेके बन रहा है, और वो थीटा जो होगा वो tan थीटा निकल जाएगा उससे ढाल, और u जो होगा वो tan थीटा के बराबर आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर जो u है वो 0 के बराबर नहीं है। तो प्रारंभिक वेग 0 है नहीं है, कितना है, क्या है, कैसे है, आप यहां पर मूल बिंदु पर ढाल निकालकर पता कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात पता चल गई हमें, पता चल गई। तो किस प्रकार से पैराबोला बना हमारा, अगर a बराबर a 0 से बड़ा है तो ऐसा पैराबोला, और अगर a 0 से छोटा है तो इस प्रकार से पैराबोला। तो ये बात की हमने xt ग्राफ की। अब हम आते हैं vt ग्राफ पे। वेग समय ग्राफ कैसे कर सकते हैं, क्या बोलते हैं वेग समय ग्राफ, तो देख लेते हैं हम उसको। ये वेग और समय ग्राफ टॉपिक डाल लीजिए आप, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या बोलता है, वेग समय ग्राफ कैसे बोलता है, वेग समय ग्राफ क्या कर सकते हैं हम वेग समय ग्राफ में। अच्छा, अगर इसका मैं ढाल निकालता हूं वेग समय ग्राफ का, तो मुझे क्या मिलेगा, वेग समय ग्राफ का ढाल निकालने से मतलब dv/dt निकालना है मुझे। तो dv/dt मुझे क्या देगा, मुझे त्वरण देगा। क्या देगा, त्वरण देगा। और अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं तो क्षेत्रफल मुझे क्या देगा, मुझे क्षेत्रफल देगा vdt, सही बात है, vdt से बराबर होगा विस्थापन के बराबर आएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल और ढाल निकालना चाहूं तो मुझे क्या क्या राशियां मिलने वाली हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम ग्राफ देखते हैं। पहला वहीं से शुरू करते हैं हम, vt ग्राफ। पहला केस क्या था हमारा, स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था में हम किस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, तो स्थिर अवस्था में कैसे देखोगे, स्थिर अवस्था का मतलब क्या है, स्थिर अवस्था का मतलब यह है कि आप रुके हुए हो, तो आपका वेग कितना है, 0 है। अगर 0 वेग है आपका तो किस प्रकार से बोलोगे, किस प्रकार से बनाओगे आप इसको, यहाँ पर स्थिर अवस्था बनाने का आपका तरीका क्या होगा, आप किस प्रकार से स्थिर अवस्था बना सकते हो। स्थिर अवस्था बनाने के लिए आपको एक अलग कलर का पेन लेना पड़ेगा, जो कि मैंने ले लिया है, और मैं बना दूंगा इसको इसी के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर। भावनाओं में मत बहना, इसके पीछे मत बनाना, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, मुझसे बन गया है, लेकिन आपको भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है, टाइम को नेगेटिव नहीं करना है, इतना आइंस्टाइन नहीं बनना है अभी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव टाइम की। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस है हमारे पास क्या, वीटी ग्राफ में नियत वेग, वीटी ग्राफ में नियत वेग। दूसरा केस क्या है, नियत वेग यानी कि त्वरण 0, नियत वेग a0, त्वरण कितना है, 0 है। तो कैसे बनाओगे इसको, नियत वेग का मतलब ये है कि मान लो मैंने आपको दे दिया 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग है आपके पास, तो जीवन भर आपके पास यही वेग रहेगा, ठीक है। तो जीवन भर यही वेग रहेगा। तो मान लो ये 2 मीटर प्रति सेकंड की लाइन है, तो यही लाइन आप सीधी खींच दोगे तो आपके पास ये 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग मिल जाएगा। अगर वेग मान लेता हूं -2 मीटर प्रति सेकंड का दिया है तो नीचे बना दो, लो खत्म बात।
नीचे बना दिया मैंने तो आपको -2 मीटर पर सेकंड मिल गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव में बदलाव आ सकता है ऊपर नीचे, लेकिन बनेगी सीधी लाइन जो कि टी के समांतर होगी। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान चीज़ है। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं भाई, आगे अगला ग्राफ बनता है हमारा किसमें, ए नियत है। क्या है, ए नियत है, यानी कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे हम, इसमें हमारे पास 2 केस बनेंगे जो जैसे कि पहले बने थे। ए नियत है लेकिन 2 मान ले सकता है, एक तो ए से 0 से बड़ा ले सकता है और 0 से छोटा ले सकता है। ये 2 मान ये ले सकता है, अगर ये 2 मान ले सकता है 0 से बड़ा और 0 से छोटा, तो 0 से बड़ा कैसे बनेगा और 0 से छोटा कैसे बनेगा, पॉजिटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव कैसे और नेगेटिव कैसे बनेगा। आप जानते हो कि ए जो है वो dv/dt से दिखाया जाता है, अभी लिखा था हमने यहाँ पर dv/dt से ए यहाँ पर दिखाया जाता है। अगर ऐसा दिखाया जाता है तो यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए dv/dt, और यहाँ पे dv/dt जो होना चाहिए वो 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो dv/dt अगर 0 से बड़ा है मतलब tan थीटा 0 से बड़ा है, कि ढाल 0 से बड़ी हुई ना, वीटी ग्राफ का ढाल dv/dt बताया ना मैं, तो थीटा 0 से बड़ा, tan थीटा 0 से बड़ा हुआ। अगर tan थीटा 0 से बड़ा है तो थीटा कितना हुआ, थीटा जो हुआ वो हुआ किससे, कितना हुआ, वो हुआ 90 से छोटा, वो हुआ 90 से छोटा। और यहाँ पर अगर tan थीटा जो है वो अगर 0 से छोटा है तो थीटा जो है वो 90 से बड़ा हुआ। ठीक है, थीटा मिल गया आपको, बनाने में कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप किस प्रकार से बना सकते हो, आप मान सकते हो तो 0 वाली लाइन से निकल रहा हो या कहीं से भी निकल रहा हो, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका tan थीटा ग्राफ, किसमें, वीटी का ग्राफ, जिसमें ए नियत है और थीटा जो है ये 90 से छोटा है, तो ये तो त्वरण का ग्राफ हो जाएगा। इसमें तो क्या होगा, त्वरण होगा, जो वस्तु होगी वो त्वरित हो रही होगी नियत त्वरण से। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आगे की अगर बात करते हैं हम, जिसमें a लेस देन 0 है, आपने देखा कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा आएगा, तो थीटा 90 डिग्री से बड़ा इस प्रकार बन सकता है, इस प्रकार बन सकता है थीटा 90 से बड़ा। ठीक है, तो ये थीटा 90 से बड़ा है और ये जो होगा वो क्या होगा, ये मंदन होगा। क्या होगा, मंदन होगा। त्वरण मंदन के दोनों के केस हमने इसके अंदर देख लिए हैं। थीटा 0 से अगर 90 से बड़ा छोटा है तो त्वरण और 90 से बड़ा है तो मंदन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर ये वीटी ग्राफ है तो इसका जो प्रारंभिक वेग यहाँ पर होगा वो कुछ मान लिया होगा, कुछ मान होगा तभी तो मंदन होगा, अगर कुछ मान नहीं होगा तो मंदन किसका करोगे। ठीक है, और इसके अंदर आप बोल सकते हो अगर ये मूल बिंदु से निकल रहा है तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा। अगर मूल बिंदु से नहीं निकल रहा है, कहीं भी और से हम बना रहे हैं इसको, मान लो मैं इसको यहां से बना दे रहा हूं, तो जो v का मान होगा अभी भी वो तो 0 ही है, कुछ यहां से बनाना पड़ेगा मुझे। अगर मैं यहां से बना देता हूं तो उसमें कुछ v का मान लिया होगा और उसके बाद भी इसका त्वरण हो रहा होगा। ठीक है, नियत त्वरण इसका हो रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं और बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम इसके बाद हम त्वरण और समय के ग्राफ की। अब तीसरा हमारे पास क्या आता है, त्वरण और समय का ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, ये त्वरण और समय का हमें ग्राफ मिल गया। पहला किसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, पहला बनाने वाले हैं इसके अंदर स्थिर अवस्था। क्या बनाने वाले हैं, स्थिर अवस्था। तो भाई स्थिर अवस्था का मतलब क्या होता है कि स्थिर अवस्था में आपका जो त्वरण होता है वो कितना होता है, अनंत। आप स्थिर अवस्था में अनंत त्वरण से चल रहे होते हो, हाँ के ना, बिल्कुल एकदम तूफान मचा देते हो। कितना होता है, 0 होता है बिल्कुल। अगर 0 होता है तो हम 0 वाली लाइन पे चलेंगे, 0 वाली लाइन पे हम बिल्कुल इसको गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं और इसको आगे तक हम बना देते हैं। तो 0 वाली लाइन पर हम चलेंगे जब नियत त्वरण होगा, हमारा स्थिर अवस्था होगी और त्वरण कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास दूसरा केस बनता है जिसके अंदर नियत वेग है, दूसरा केस क्या है हमारा, जिसके अंदर नियत वेग है, तो नियत वेग में भी कितना है, ए जो है वो 0 के बराबर ही आ रहा है। यहाँ पर भी ए जो है वो 0 के बराबर ही आ रहा है। तो नियत वेग में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर x और ये इधर v और इधर t, इधर v और इधर t। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे a जो है वो 0 के बराबर है, तो इसी के ऊपर लाइन खींच दो आप, इसी t के ऊपर आप लाइन खींच दो, यही a 0 के बराबर है। यहाँ पे मैंने v क्यों लिख दिया, यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर भी a लिखा है। ठीक है, यहाँ पर तो चलो, तो ये हो गया हमारा दूसरा ग्राफ। जबकि वेग नियत हो, वेग नियत का मतलब क्या है, नियत वेग का मतलब क्या है कि v जो है वो नियत है, v जो है वो नियत है, मान लेता हूँ k है। अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ तो dv/dt किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और dv/dt किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो a जो है वो 0 के बराबर है। अगर a 0 के बराबर मतलब इसका जो ढाल है वो 0 है, ढाल 0 तो इसी प्रकार से बन सकता है, 0 ढाल तो इसी प्रकार से बना सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अगला देखते हैं, जब हमारे पास क्या है, हमारे पास जब a और t ग्राफ बने और इसके अंदर a नियत हो,
ए नियत हो। तीसरा केस ए जो है वो क्या है, ए है हमारे पास एक नियत जिसमें क्या क्या हो सकता है, ए 0 से बड़ा हो सकता है और ए 0 से छोटा भी हो सकता है। दोनों केस रखते हैं। अगर ए 0 से बड़ा है तो ऊपर लाइन खींच दो, ए 0 से बड़ा है ना ऊपर, और नीचे यहां पर ए नेगेटिव है तो नीचे लाइन खींच दो। बस टी नेगेटिव में मत जाना क्योंकि टी नेगेटिव हम नहीं ले रहे हैं इसके अंदर। तो बहुत आसानी सी चीज़ है, ये तो बहुत आसानी से पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना। ये तो आपको इतना बिल्कुल बेसिक जो इसका क्रंच है वो मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन कैसे इसके अंदर बनते हैं आपको दे देते हैं कि ये वीटी का ग्राफ है, या ऐसे गया फिर ऐसे 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 है, और बताना है कि आपको कि इसमें विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन बता सकते हो, उसके अंदर कौन सी बड़ी बात है। वो बोलते हैं कि ये आपका ये वीटी ग्राफ है, इसमें बोल दो कि इस सेकंड से इस सेकंड के बीच में कितना त्वरण होगा, तो वही बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर मेरे पास ए जो है यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ए जो है वो किसी प्रकार से बदल रहा है, ठीक है, ए नियत रूप से बदल रहा है, ए नियत नहीं है, इसको अलग समझना। ये चौथा केस हमने सिर्फ ए के में उसमें ले रहे हैं, हम सिर्फ एटी ग्राफ में ले रहे हैं कि ए नियत रूप से बदल रहा है, नियत रूप से बढ़ रहा है, बोलते हैं हम नियत रूप से बढ़ रहा है, ए नियत रूप से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ सीधी लाइन बन जाएगी। ठीक है, आपको देखना है ये एटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ नहीं है। ऐसे वैसे यहाँ तक आपको बोलते नहीं है, बहुत कमी से ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ में ही मिल जाएगा। एटी ग्राफ जो हमने शुरू किया था, यहाँ पर आप देख लो त्वरण समय ग्राफ, तो इसकी जो ढाल होगी वो क्या देगी मुझे, डी ए बटे डी टी जो होता है वो वैसे हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये जर्क बोलते हैं इसको, झटका जो लगता है उसको हम बोलते हैं कि कितनी तेजी से त्वरण बदल रहा है। ठीक है, हमारे कोई काम का नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कुछ नहीं देता, हमें कुछ नहीं बताता। और क्षेत्रफल क्या देता है, क्षेत्रफल हमें इसका बताता है क्या, समाकलन ए डी टी। और समाकलन ए डी टी आप कैसे बोलोगे, ये होता है वेग में परिवर्तन के बराबर, वेग में परिवर्तन के बराबर। किस प्रकार से देखोगे आप, ये जो ग्राफ आया है यहाँ वाला, ये जो ग्राफ है आपका, ठीक है, कुछ भी ये ग्राफ है, मान लो यहाँ पर ये A1 से A2 तक गया है, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है A1 से A2 के बीच में ये। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका आप समाकलन कर दो ए डी टी, है ना, और आपको पास जो मिलेगा वो क्या, dv। ठीक है, ये dv मिलेगा। तो यहाँ पे 0 से कितना 0, अच्छा ये तो a है, सॉरी, ये T1 से T2, यहाँ से T1 से T2 लिखोगे आप इसको, A1 T2 नहीं लिखोगे, ये T1 से T2 हम गए हैं और यहाँ से U से V हम गए हैं। तो क्या मिल जाएगा मुझे, a T2 माइनस T1 बराबर v माइनस यू। तो मुझे इधर क्या मिला, मुझे मिला वेग में परिवर्तन, वेग नहीं मिला है, वेग में परिवर्तन मिला है। ठीक है, क्या मिला है, वेग में परिवर्तन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब ए और टी ग्राफ का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वेग का परिवर्तन हमें मिलता है, ना कि वेग। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये कुछ ग्राफ हमने देखे, उसके ऊपर हम सवाल जब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी कैसे कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो वो होमवर्क के रूप में मैं आपको दे ही रहा हूँ, वो समझा ही रहा हूँ। ठीक है, वो करते ही जा रहे हैं हम और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या सीख सकते हैं हम। काम की बात इसके अंदर क्या है, ये देखो काम की बात क्या है इसके अंदर। हमसे कई बार क्या पूछा जाता है कि आपको बोल दिया कि भैया ये ग्राफ है आपके पास, ये एक्सटी ग्राफ है या वीटी ग्राफ है या एटी ग्राफ है, कोई भी एक ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसको देखकर ना अब दूसरा ग्राफ बनाओ। मतलब मान लो मुझे ये दे दिया, एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, आप टॉपिक डाल लो ग्राफ में आपस में परिवर्तन, क्या ग्राफ में परिवर्तन देख सकते हो आपके, कैसे एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में आप परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देखोगे आपको बोला जाएगा कि आपको ये ग्राफ दे दिया है, एक्सटी ग्राफ आपको दिया है, एक्सटी जो भी लिखना चाहो आप उसको लिख लो, ये आपको ग्राफ दिया है। ठीक है, और बोला जाएगा कि ये ग्राफ इस प्रकार से बदल रहा है। ठीक है, ये पैराबोला है, यहाँ से इस प्रकार से ये बदल रहा है। ठीक है, एक्स और टी में इस प्रकार से बदल रहा है। आपको बोला जाएगा कि भैया इसका वीटी ग्राफ बना के बता दो। अब वीटी ग्राफ इसको ऐसे बनाओगे, आपको पता होनी चाहिए चीजें कि वीटी ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए ग्राफ ये जो है इसको पढ़ना कैसे है। इसको पढ़ने के लिए आप बोलोगे कि सबसे पहले देखोगे कि ये एक्स टी के बीच में जो ग्राफ बन रहा है ये पैराबोला बन रहा है भैया। अगर ये पैराबोला बन रहा है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका जो त्वरण होगा वो नियत होगा, इसका जो त्वरण होगा वो नियत होगा। तो त्वरण की बात तो मुझे समझ में आई कि इसमें त्वरण तो नियत है, ये तो बड़े काम की चीज मिल गई मुझे। ठीक है, त्वरण जो नियत मिल गया है। अब मैंने देखा कि इसका जो मूल बिंदु है यहां पे अगर मैं स्पर्श रेखा बनाता हूं ना तो वो इसका जो ढाल आता है वो शून्य आता है। तो अगर शून्य आता है तो dx बाय dt जो है वो शून्य आ रहा है।
और dx बाई dt तो u के बराबर होता है प्रारंभिक वेग के बराबर, तो प्रारंभिक वेग भी 0 आ रहा है। भैया ये तो दो चीजें मिल गई हमें। अगर दो चीजें मिल गई मुझे तो फिर मैं बोलता हूं कि vt ग्राफ बनाना कौन सी बड़ी बात है। अब vt ग्राफ बनाता हूं मैं, v और t लिखता हूं यहां पर और बोलता हूं कि प्रारंभिक वेग 0 है तो यहां से तो निकलेगा, बिल्कुल मूल बिंदु से निकलेगा, और त्वरण भी नियत है तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, मूल बिंदु से निकलना है इसको, इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जिसका त्वरण नियत, ऐसी लाइन जिसकी ढाल नियत हो और जो कि u0 से निकल रही हो, तो ये थीटा के बराबर होगा भैया, ये थीटा के बराबर होगा और ये थीटा नियत होगा, तो इसका त्वरण भी नियत हुआ और ये u भी 0 हुआ और ये vt ग्राफ बन गया। अच्छा, इसी जगह पर मुझे अगर ऐसा दिया होता, अगर ऐसा होता मेरे पास, ऐसा होता x और t ऐसा होता, लो कहाँ हाथ चला गया है बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलो इतना काफी है, ये हमारे पास ऐसा है। ठीक है, और आपको बताना है कि अब इसके अंदर कितना, कैसे वीटी ग्राफ बनाओगे। अब इसका वीटी ग्राफ आप कैसे बनाओगे, तो कुछ बात नहीं, इसको हम बदल देते हैं, वीटी ग्राफ में इसको बदल देते हैं हम। तो वीटी ग्राफ में बदलने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आप बनाओ दो अक्ष, लिखो v और एक में लिखो t। ठीक है, आधा काम तो आपने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब तो छोटी सी बात बची है, छोटी सी बात यह है कि ये पैराबोला बन रहा है। अगर ये पैराबोला बन रहा है और पैराबोला भी ऐसा बन रहा है ऊपर जाता हुआ पैराबोला, तो ऊपर जाता हुआ पैराबोला बन रहा है मतलब a तो 0 के बड़ा होगा और नियत होगा। a 0 से बड़ा है तो थीटा का जो मान आएगा वो 90 डिग्री से छोटा आएगा। तो मैं समझ गया कि लाइन तो ऐसे बनेगी सीधी, यहां ऐसे बनेगी। अब निकलेगी कहां से, अब निकलेगी कहां से देखना है, तो मैं इसके मूल बिंदु पे देखूंगा कि कितना इसका ढाल आ रहा है। मूल बिंदु पे कितने इसकी ढाल आ रही है, तो ढाल निकाल ली मैंने। जो ढाल होगी वो मुझे बता पाएगी कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है। तो प्रारंभिक वेग का कुछ मान आएगा और इस तरह से ये लाइन आगे की तरफ जाएगी, जो कि इधर टी से नहीं निकलेगी। ठीक है, मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि मैं आपको कंफ्यूज ना करूं। तो ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएगा, जो कि वीटी ग्राफ होगा। यहां पर ए जो त्वरण है वो नियत है और प्रारंभिक वेग का कुछ मान u है, प्रारंभिक वेग का कुछ मान u है। ठीक है, तो ये चीज हुई हमारी ग्राफ की। अच्छा, इसी के अंदर हम बात करते हैं कि अगर xt ग्राफ दिया है और आपको at ग्राफ बनाना है। अब at ग्राफ बनाने के लिए आप क्या बोलोगे, at ग्राफ बनाने को बहुत आसान है। at ग्राफ में आप यहाँ a लिखा, यहाँ पे t लिखा और यहाँ पर आपका आधा काम तो ये खत्म हो गया। आपने देखा कि थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा है। भैया इतना समझते हो ना, 90 डिग्री से छोटा 90 डिग्री से बड़ा कैसे होता है थीटा। ठीक है, तो 90 डिग्री से छोटा है तो आपने बोल दिया कि a जो है वो नियत भी है। नियत तो आपको इससे पता चली गया था, सीधी लाइन है पैराबोला से। ठीक है, नियत है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो उसको ऊपर बना दो, ये लाइन बन गई आपकी। ठीक है, और इस केस में अगर आपको बोलता है कि एटी ग्राफ बना दो इसमें, तो इसमें एटी ग्राफ किस प्रकार से बनाओगे। इसमें एटी ग्राफ बनाने का तरीका आपका यह है कि इसके अंदर आप देखोगे ये तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल पॉजिटिव ही आ रहा है, सिर्फ यू अलग था। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार से पैराबोला होता मेरे पास, ये एक्सटी ग्राफ इस प्रकार से पैराबोला होता है, यहां से ऐसे निकलता हुआ। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये पैराबोला जो है ये बता रहा है कि a इसके अंदर नियत तो है लेकिन नेगेटिव है, a इसके अंदर नियत तो है लेकिन नेगेटिव है, a नियत है मगर नेगेटिव है। तो AT ग्राफ कैसा बनेगा और VT ग्राफ कैसा बनेगा, तो पहले VT बना लो। तो VT ग्राफ इसके अंदर कैसा बनना चाहिए, थीटा जो होगा VT ग्राफ का tan थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा आएगा, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा आएगा क्योंकि a जो है वो लेस देन 0 है। और बात करता हूं अगर मैं AT ग्राफ की, तो AT ग्राफ में क्या बनना चाहिए, ये a है ये t है, a नेगेटिव आएगा मतलब नीचे की तरफ एक सीधी लाइन बन जाएगी, क्योंकि नियत है तो सीधी लाइन बनेगी और नेगेटिव है इसलिए नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है, ये बात हुई xt से vt और at में कन्वर्ट करने की। इसी तरह हम सीख लेते हैं vt से अगर मुझे xt में जाना हो या at में जाना हो तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं, तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है उसके अंदर, उसको भी हम एग्जाम्पल सीख लेते हैं। अगर मुझे मान लो कि इस प्रकार से ग्राफ दिया है, एक एग्जाम्पल से हम सीख लेते हैं। ये vt ग्राफ है जो कि इस प्रकार से कुछ नीचे तक ये जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफ किस चीज का अभी आपको बता देता हूं। ये ग्राफ है कि मैंने किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंका है, किसी वेग से मैंने इसको नीचे से ऊपर फेंका है। तो आप जानते हो कि कुछ वेग जो है उसका जो जब अधिकतम ऊंचाई पहुंच जाएगा तो वेग 0 होगा, फिर
उल्टी दिशा में, जिस दिशा में वो जा रहा था उससे उल्टी दिशा में वो बढ़ने के लगेगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने किसी वेग से इसको फेंका, कुछ समय बाद जो समय u बटे जी के बराबर होगा, u बटे जी समय के बाद इसका जो वेग है वो शून्य हुआ जब वो अधिकतम ऊंचाई पहुंच गया, और कुछ समय के बाद वो वापस यहां पर आएगा, ठीक है, ये वापस यहां तक आ गया है। तो ये कुल जो समय हुआ वो 2u बटे जी के बराबर होगा। खैर वो अलग कहानी है, वो आपको समझ में आती है कि गुरुत्व के अधीन गति में आपको समझा दिया है। मैंने आपको बस ये बताना है कि आप इससे विस्थापन समय ग्राफ किस प्रकार से बनाओगे, आप इससे विस्थापन समय ग्राफ किस प्रकार से बनाओगे। तो बना लेते हैं भाई, क्या क्या बड़ी बात है उसके अंदर, ये x है और ये t है हमारा। किस प्रकार से बनाएंगे, आप देखोगे कि यहां से यहां तक जब है, यहां से यहां तक जब है, तो इसका थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है। हम तो विस्थापन समय की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ चलो ठीक है, थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। अरे क्या लिख रहा हूं, थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि इसका ए तो नियत है मगर नेगेटिव है, ए तो नियत है मगर नेगेटिव है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, जब मैंने आपको बता दिया है कि ये ग्रेविटेशन वाला केस है तो उसके अंदर जी लगता है नीचे, गुरुत्व के अधीन गति में जी नीचे की तरफ लगता है और नेगेटिव भी लगता है, ठीक है। तो अगर आपको वो भी ना भी पता हो कि कौन सा केस है तो उसमें आप बोल सकते हो कि ये नियत है, नेगेटिव इसका त्वरण होगा, क्योंकि सीधी लाइन आ रही है इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, अब अगर सीधी लाइन आ रही है और नियत है और नेगेटिव है, तो आपको पता है एक्सटी ग्राफ में तो पैराबोला बनेगा, एक्सटी ग्राफ में तो पैराबोला बनेगा। अगर वीटी लाइन में सीधी लाइन, अगर वीटी ग्राफ में सीधी लाइन है तो एक्सटी ग्राफ में पैराबोला बनना ही बनना है। अब कौन सा बनना है ये निर्भर करेगा ए पर, और ए का साइन नेगेटिव है, तो इस प्रकार से ये बढ़ेगा, u बटे जी समय तक ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, अब हम आगे की बात करते हैं, तो यहां पर भी जो g है वो अभी भी नेगेटिव है, अभी भी g नेगेटिव है, लेकिन वेग और g अब दोनों का जो अब दोनों जो है वो अब दोनों का चिन्ह जो है वो समान हो गया है, इसलिए अब जो है अब त्वरण होगा। अब क्या होगा, अब मंदन नहीं होगा, अब त्वरण होगा विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में जब त्वरण हो रहा है तो आप इस प्रकार से उसको दर्शा सकते हो, ये एक्सटी ग्राफ आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप बोल भी सकते हो कि अगर मैं यहां पर स्लोप निकालता हूं, इस जगह पर मैं इसका अगर ढाल निकालता हूं तो वो शून्य के बराबर आ रही है, शून्य के बराबर आ रही है। यहां पे ढाल मतलब dx बटे dt जो है वो शून्य है, यानी कि v है जो शून्य है और v शून्य के बराबर है। इसका मतलब यह है कि यहां पर तात्क्षणिक रूप से v शून्य हुआ होगा, और यहां पर भी देख सकते हो v शून्य है, तो v शून्य का मतलब यह है कि अपनी अधिकतम ऊंचाई पर ये यहां पर रहा होगा, ठीक है। ये बात हुई vt से xt में बदलने की। अगर मुझे इस ग्राफ को डायरेक्ट at में बदलना होता तो मैं क्या बोलता कि at ग्राफ में बदलना तो बहुत आसान है, मैं जानता हूं ये a है और ये t है, आधा काम तो मैंने यहीं कर दिया, a और t लिखकर। मुझे पता है कि g जो है वो हमेशा ही नेगेटिव है, हमेशा ही ऋणात्मक है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि इसकी वैल्यू जो है -g के बराबर है, और सीधी लाइन में यहां से यहां तक बना दूंगा, ठीक है। ये जो समय होगा इसका मान जो होगा वो 2u बटे जी आप लिख सकते हो, यहाँ पे u बटे जी होगा, यहाँ तक ये चलेगा अपना ग्राफ, ये 2u बटे जी समय तक लगेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, एक प्रकार के ग्राफ से दूसरे प्रकार के ग्राफ में बदलने का एग्जाम्पल ये हुआ है, ठीक है। और अगर इस प्रकार से आपको दे दिया जाए कोई और भी ग्राफ, जैसे वीटी में कुछ भी बना दिया जाए, आपको कुछ भी बनाकर दे दिया जाए, तो उसमें घबराना नहीं है। आपके पास दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे बिंदु हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ढाल और क्षेत्रफल, उन्हीं का उपयोग करके आप दूसरे ग्राफ में उसको बदल सकते हो। तो ये बिल्कुल मुश्किल चीज नहीं है, आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ हूं, आपको मैं क्वेश्चन कराता रह रहा हूं, ठीक है। हम आगे देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। इसी ग्राफ में अगर आपको बोला जाता कि आपको चाल और समय का ग्राफ बनाना है, चाल और समय, आपको दे दिया vt, आपको दे दिया v और t, और आपको बनाना है चाल और समय, आपको वेग और समय दिया है और चाल और समय आपको बनाना है, तो किस प्रकार से बनाओगे, बस देख लो। ये आपका ग्राफ है, इसको आपको किससे बदलना है, चाल और समय में। तो चाल और समय में आपको बदलना है कि चाल, आपको पता है कि चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल हमेशा पॉजिटिव होती है या जीरो होती है, जीरो हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर ऋणात्मक नहीं हो सकती तो क्या करोगे, आपको ये करना है कि जो हिस्सा नेगेटिव में आ रहा है उसको पॉजिटिव में ले आना है, और उसको पॉजिटिव में लाने का तरीका यह है कि जो हिस्सा नेगेटिव में है उसका एक आप प्रतिबिंब बना दो ऊपर की तरफ। मान लो कि यहाँ पर एक मिरर रखा है, यहाँ पर एक मिरर रखा है, और उसकी वजह से इसकी इमेज बनेगी ऊपर की तरफ। जैसे इमेज बनेगी बस बना दो, तो हमारे पास चाल का ग्राफ कैसा बन जाएगा, यहां पर चाल का ग्राफ ये बन जाएगा,
ये मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया है कि उसकी इमेज बना दो, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि चाल नेगेटिव नहीं होती इसलिए हम उसको ऊपर की तरफ बना देंगे। ठीक है, ये हमने ऊपर की तरफ बना दिया है क्योंकि चाल नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यहीं पर अगर मुझे एक्सटी ग्राफ को अगर मुझे बनाना होता है, एक्सटी ग्राफ में मुझे दूरी समय ग्राफ बनाना होता है। ये तो विस्थापन समय ग्राफ बनाए थे हमने अभी तक, ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ बना रहा था मैं अभी तक ये वाला, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा, फिर वहां से यहाँ तक घटा। ठीक है, तो अगर इसको बनाना था मुझे तो किस प्रकार से बनाऊंगा मैं इसको किस प्रकार से बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि दूरी समय ग्राफ जो है, दूरी समय ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा, दूरी और समय, ये ग्राफ कैसे बनेगा, पहला तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, वो तो वैसे ही बनेगा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद दूरी बढ़ेगी, विस्थापन तो शून्य हो गया तो लेकिन दूरी तो बढ़ेगी, तो ये ऊपर की तरफ यहीं से ग्राफ निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कैसे हमने बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ढाल देखना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ढाल देखना है। आपको देखना है कि यहाँ पे ढाल जो है वो नेगेटिव होती जा रही है, लेकिन दूरी तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, है ना। आपको इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल देखना है आपको इसका। आप देखते हो क्या मैं करना चाह रहा हूं, विस्थापन देखना है आपको, विस्थापन शून्य हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखते हो तो विस्थापन यहां से यहां तक बढ़ा है, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया है, फिर वो अधिकतम ऊंचाई से नीचे की तरफ आया है, लेकिन आपको पता है कि दूरी तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2h के बराबर हो जाएगा। तो 2h के बराबर करने पर अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं तो h तो जीरो, x जीरो हो जाएगा, x को जीरो में करना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बढ़ रहा है, वो दूरी जीरो हो नहीं सकती। तो अगर ये यहां से यहां तक गया है तो इस प्रकार से इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि जो x है वो 2h के बराबर हमारे पास आ जाए। तो हमने यहाँ पर क्या केस देखे, सबसे पहले हमने देखा कि कैसे ग्राफ को पढ़ा जाता है, फिर हमने कुछ ग्राफ सीखे, XT, VT और ST ग्राफ हमने सीखे, AT ग्राफ हमने सीखे, उसमें कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं हम ग्राफ को, वो हमने सीखा। और फाइनली हमने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर ये गुरुत्व के अधीन गति जो हमने पढ़ा था उसका एग्जांपल लेकर हमने समझा कि अगर उसको ग्राफ में परिवर्तित करना चाहते हैं हम, उसमें VT ग्राफ अगर दिया हो, उसको XT ग्राफ में या AT ग्राफ में परिवर्तित करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे इसी चर्चा को, और आज के लिए थैंक यू।